नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार और एक बार फिर से एक बड़ी खबर के साथ हाजिर हो गए हैं हम। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने पूरे जीवन काल का वो जो 3 बार प्रतिबंध लगा उसको छोड़ देते हैं, एक सबसे बड़े संकट का सामना कर रहे हैं, क्योंकि इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पोल वो लोग खोल रहे हैं जो आरएसएस को अंदर से जानते हैं शिव जी। और यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि जब 2 साल से अयोध्या के श्री राम मंदिर में ये गड़बड़ झाला चल रहा था, तो अचानक इस समय ये पोल कैसे खुली? और अब 2 गुट काम कर रहे हैं शिव जी। 2 गुट सीधे-सीधे काम कर रहे हैं, जिसमें एक गुट ये कह रहा है, अब तो घिन आती है ऐसे पत्रकारों पर, तथाकथित पत्रकारों पर, वो कह रहे हैं कि चंपत राय जी ने सीसीटीवी कैमरा लगवाया था, गुप्त सीसीटीवी कैमरा लगवाया था जिससे चोरी पकड़ी गई। अरे आदमी आपके, लोग आपके, पकड़े गए तो आपने कहा कोई चोरी नहीं हुई और जब सब कुछ सामने आ गया तो कह रहे कि गुप्त सीसीटीवी कैमरा लगाया था। वो गनीमत है कि वरीय पत्रकार ये नहीं कह रहे कि टेलीपैथी से देख रहे थे। जैसे संजय की दूरदृष्टि थी ना, वैसे देख रहे थे। तो एक गुट चंपत राय को बचाने में लगा है और दूसरा गुट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की निष्ठा पर सवाल उठा रहा है। और चलिए गुटबाजी हम अलग कर देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का करीबी व्यक्ति आरएसएस पर सवाल उठा रहा है और अब तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लाडले नेता ने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सवाल उठा दिया है। तो क्या आरएसएस अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है? क्या शताब्दी वर्ष मना रहा आरएसएस 102वां या तीसरा या 111वां अपने जन्म स्थापना दिवस को मना पाएगा, अपने स्थापना दिवस को मना पाएगा? एक बड़ी कहानी अयोध्या के राम मंदिर के पीछे का सच, एक बड़ी कहानी मोदी बनाम भागवत और एक बड़ी कहानी बीजेपी बनाम आरएसएस। चंपत राय तो सिर्फ एक मोहरे हैं। अगर वो इस बड़ी लड़ाई के मोहरे ना होते तो खेल चलता रहता और हमारे आपके इस पूरी दुनिया के लिए चंपत राय सादगी के प्रतीक बने रहते। लेकिन आज चंपत राय भगवान श्री राम के चढ़ावे में चोरी का प्रतीक बन गए। कोई माने या ना माने, लेकिन इसके पीछे कौन है? अब चंपत राय बैठ के सोचेंगे कि किसने फोड़ दिया भांडा। और एक सवाल कि जो पीआर अभियान चंपत राय के पक्ष में चलाया जा रहा है, उस पे पैसा किसका खर्च हो रहा है? तमाम मुद्दों पर बात करेंगे विस्तार से, दर्शकों के सामने एक-एक चीजों को, तथ्यों को रखेंगे और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे। जी शिव जी। संतोष जी, बड़ा विकराल परिस्थितियों से देश जूझ रहा है। राम मंदिर के दान की चोरी के बाद भाजपा का जो आवरण था, जिस आवरण के पीछे भाजपा पिछले 12-14 साल से छिपकर विपक्ष पर हमला कर रही थी, वो आवरण तार तार हो गया। इस आवरण के पीछे से उसका वो स्वरूप सामने आ गया, वो रूप सामने आ गया, जिसके जरिए वो सत्ता का हस्तांतरण कर रही थी, सत्ता का खेल खेल रही थी, आंख मिचौली खेल रही थी जनता के बीच। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें धर्म दूंगा, सनातन की सुरक्षा की गारंटी दूंगा, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना दूंगा, मुसलमानों का नाश समूल कर दूंगा। इस छवि जो बनाई थी, गढ़ी गई थी, वो तार तार हो गई। आप मानो अथवा ना मानो, इस छवि में सबसे बड़ा नुकसान विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का हुआ है। आरएसएस की सहमति पर विश्व हिंदू परिषद के बड़े पद पर आसीन चंपत राय को मंदिर का महासचिव नियुक्त किया गया। चूंकि ट्रस्ट में महासचिव की पोस्ट ही बड़ी होती है, तो उन्हें महासचिव बनाया गया। चंपत राय ने उसमें चंदे से लेकर कपड़े सिलने तक के धंधे में अपना कमीशन सेट किया। ऐसी लोगों की खबर है। आज चंपत राय को इस्तीफे का दबाव आरएसएस को बनाना पड़ा, विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार को अयोध्या जाना पड़ा। कभी कभी ये लगता है संतोष जी, हम जो धोखेबाजी का खेल खेलते हैं
किसी को अपमानित करने का खेल खेलते हैं और उसमें अगर हम दोषी होते हैं तो भगवान हमारे समक्ष लाता है। आपको वो दिन याद होगा जब प्रवीण तोगड़िया का अपमान हुआ था विश्व हिंदू परिषद में। आपने तो नजदीकी से देखा, और उस अपमान की सबसे बड़ी कड़ी कोई था तो थे चंपत राय। और उसके बाद चंपत राय का कद बढ़ता है, चंपत राय का पद बढ़ता है। चंपत राय को एक युग पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि वो अयोध्या की साइक्लोपीडिया है, सारी जानकारी है। विकिपीडिया की तरह एक बटन दबाओ, पूरी अयोध्या का गांव गांव जाति जाति का नक्शा आ जाता है। उनकी माला जपते हुए फोटो, धोती में बनियान पहने हुए तस्वीरें, अर्ध लेटे हुए, यह सब चलता रहा। आज उन चंपत राय पर पूरा देश थूक रहा है। विदाई के वक्त प्रवीण तोगड़िया से बुरी हालत हो गई है, सड़क पर निकल के नहीं चल सकते हैं। लोग कहेंगे यही जा रहा है चंदा चोर, यही जा रहा है दान चोर। क्या लेके जा रहे हैं? बेइज्जती, जलालत, चोरी का आरोप। वो चंपत राय एक सौदा करते हैं आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से कि पहला एफआईआर दर्ज न कराई जाए, नंबर 2 अगर एफआईआर दर्ज भी हो जाए तो मुझे जेल न भेजा जाए, और मुझे जेल भेजा गया तो मैं सबकी कलई खोल दूंगा। तो वो कलई क्यों नहीं खुल रही है? सुनने में आ रहा है कि वो 1-2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। कभी कभी ये लगता है कि दिल्ली लखनऊ को ठिकाने लगाने के चक्कर में दिल्ली भी फंस गई है और लखनऊ भी फंस गया है। दिल्ली है दिल वालों की और लखनऊ नवाबों का शहर है, और दोनों की घुड़की में फंस गए हैं चंपत राय। और ऐसा नहीं है परमहंस शिव जी 2 बातें जी, चंपत राय फंसे नहीं है, उनका असली चेहरा सामने आया है, बस इतना कहेंगे उसमें। और दूसरी बात, आप ये समझिए कि चंपत राय की जितनी खूबियां हमें गिनाई जा रही है, आज चंपत राय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के लिए शर्मिंदगी का सबब बन गए। अभी कुछ दिन पहले, ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को एयरपोर्ट पे, फ्लाइट के अंदर महुआ मित्रा को कैसे चोर चोर के नारे लगाए जा रहे थे। और भगवान ने कितने दिनों में इंसाफ कर दिया। राजनीतिक जीवन की, सार्वजनिक जीवन की एक मान मर्यादा होती है। चंपत राय एसआईटी के अधिकारियों तक को धमकाने लगे थे, हड़काने लगे थे, और जैसे ही ये मामला सामने आया, उनको कहा गया था छोड़ देने के लिए, लेकिन वो तो सिफारिशें लगवाने लग गए थे। जिस तरह सिफारिश के आधार पर वो महासचिव बने थे, उसी तरह से सिफारिश के आधार पर बचे हुए रहना चाहते थे, लेकिन वो भूल गए थे चुनाव की बेला है, और चुनाव की इस बेला में कुर्सी चाहिए, मोदी हो चाहे योगी हो। वो चंपत को क्यों देखेंगे अगर कुर्सी पे खतरा मंडराएगा तो। और अब आप देखिए, सिर्फ यहीं तक सीमित मत रखिए, चंपत राय ने एक मौका दे दिया उन लोगों को जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हावी होना चाहते थे। शिव जी, अब तो ये विदा हो गया। चंपत राय अब तो समझ लीजिए कि जेल नहीं जाएंगे, लेकिन अब ट्रस्ट पर कब्जे की लड़ाई होगी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कब्जा होगा या भारतीय जनता पार्टी यानी गुजराती लॉबी का कब्जा होगा। और इस बीच 2 लोग आते हैं सामने। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाडले अधिकारी रहे, जिनके लिए मोदी जी ने 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर कलम चलाई थी, तो कोई देश के लोगों को 40 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल चलाने देने के लिए नहीं चलाई थी, जो इनकम टैक्स माफ करने के लिए या इनकम टैक्स खत्म करने के लिए नहीं चलाई थी, अमेरिका और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए नहीं चलाया था। पहला पेन जो उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर चलाया था, वो नृपेंद्र मिश्रा को अपना अधिकारी बनाने के लिए, भारत का संविधान, भारत का कानून बदलने के लिए चलाया था। उन नृपेंद्र मिश्रा ने एक तरह से सब कुछ कहते हुए कह दिया कि भैया वहां पे चलाने का तरीका गलत था, यानी वो कह रहे थे कि आरएसएस को लोग चला नहीं सकते। बोलते बोलते वो भी एक लाइन बोल गए कि राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह चलाया जा रहा था। तो यहाँ दान में चोरी हुई, वहां क्या गुरु दक्षिणा में चोरी होती है क्या? और कौन करता है वहां? वहां तो सब कुछ भागवत जी करते हैं। यानी आरएसएस पर जितने कड़े शब्दों में नृपेंद्र मिश्रा ने हमला बोला था, उतने कड़े शब्दों में तो मुझे याद नहीं आता कि कभी अखिलेश यादव या राहुल गांधी ने भी बोला।
आरएसएस सोच रहा होगा कि ऐसे दोस्त से दुश्मन भले। अब मोदी जी के लाडले ने बोल दिया। अब दूसरे नंबर पे जो आते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लाडले करीबी नेता, जिनको वो मध्य प्रदेश से उठाकर राष्ट्रीय महासचिव बनाकर ले गए थे। बाद में उन्हें मध्य प्रदेश का उन्होंने मंत्री बनाया, मोहन यादव की सरकार में मंत्री है। उन्होंने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बड़ा सवाल उठा दिया। सीधे-सीधे कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आरएसएस में भीड़ तो बड़ी है, मगर अच्छे लोगों की कमी है। यानी कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि आरएसएस में अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं। और मैं बयान आपको बता देता हूं, संघ में अब भीड़ हो गई है, हमारी संख्या बढ़ गई है और हम एक बहुत बड़ा संगठन बन गए हैं। और आगे वो तमाम अधिकारी और क्या करते हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन संघ में अगर अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं शिव जी, तो इसके लिए जिम्मेदार राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, एमके स्टालिन तो नहीं होंगे। संघ में तो सारा फैसला दो ही लोग करते हैं शिव जी, मोहन भागवत जो वर्तमान में सरसंघ चालक है, और नंबर 2 जो है दत्तात्रेय घोष वाले। तो मोदी अपने अधिकारी के द्वारा सवाल उठवा रहे हैं। अमित शाह अपने मंत्री के द्वारा सवाल उठवा रहे हैं और चंपत राय ने रही सही कसर पूरी कर दी। यानी चंपत राय आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन गए। इस समय इसका सामने आना शिव जी, जब ये पूरा मामला 2-2.5 साल से चल रहा था, तो अभी ये मामला क्यों सामने आया? इस बीच याद दिला दूं मैं, मोहन भागवत लखनऊ जाके योगी आदित्यनाथ को प्रॉमिस करके आए थे कि आपको बड़ा पद मिलेगा। संसदीय बोर्ड की बात भी कही गई थी। संसदीय बोर्ड का गठन लिस्ट तैयार थी, नितिन नवीन को रोकना पड़ गया। क्या उसमें योगी आदित्यनाथ का ज्यादा वर्चस्व हो रहा था या उनके लोगों का ज्यादा वर्चस्व हो रहा था? उसके बाद बार-बार मोहन भागवत लखनऊ के दौरे पर जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि भागवत और योगी की सेटिंग फिर से हो रही है। और उस बीच आरएसएस का जो सबसे बड़ा प्रतीक था, राम मंदिर मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राम मंदिर मतलब विश्व हिंदू परिषद, राम मंदिर को न श्राइन बोर्ड चलाता है, कायदे से मैं कहूं तो राम मंदिर को ट्रस्ट भी नहीं चलाता, राम मंदिर को सिर्फ एक ही व्यक्ति चलाता था, वो था चंपत राय। और चंपत राय किसके आदमी थे? मोहन भागवत के आदमी थे। तो उस खबर को मार्केट में डाल दिया गया। चंपत राय के बहाने भागवत पर प्रेशर, ये कह दिया गया कि भागवत साहब आप अच्छे लोग नहीं चुनते, आपको लोगों को चुनने का तरीका नहीं आता। बताइए, राम मंदिर हमारी यूएसपी थी, उसी पे सवाल उठ गया। तो मोहन भागवत को दबाया जा रहा है, आरएसएस को दबाया जा रहा है, चंपत राय का इस्तेमाल किया जा रहा है, आरएसएस के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है, आरएसएस के खिलाफ एक नेगेटिव कैंपेन, और वो भी मोदी के लाडलों और अमित शाह के लाडलों द्वारा चलाया जा रहा है। ये सब अपने आप में बता रहा है कि दरअसल ये लड़ाई बहुत बड़ी है। चंपत राय तो सिर्फ एक मोहरे हैं और उनको लगता होगा कि मैं बच गया, लेकिन इतनी आसानी से बचने वाला मामला है नहीं शिव जी। अभी तो देखना होगा कि ट्रस्ट पर कब्जा किसका होगा, महासचिव उनकी जगह पर बन के कौन आएगा। अगर सीईओ टाइप का बनेगा, जिस तरह से खबरें आ रही कि नृपेंद्र मिश्रा बनाए जाएंगे सीईओ या जनरल सेक्रेटरी, तो वो तो चाहेंगे ना कि पहले वाले के चेहरे पर जो थोड़ी बहुत कहीं भी उजलापन जो बचा हुआ है उसको भी कालिक से मल दिया जाए। और जिस तरह से नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि चोरी हुई नहीं, लूट डकैती महापाप और सही तरीके से नहीं चला रहे थे, तो ट्रस्ट के महासचिव बने बिना जब वो इतना धो रहे हैं, तो महासचिव बन के कितना धोएंगे। और फिर आप टाइम देखिए, कभी वो कहते हैं मेरा गड़बड़ी नहीं हुई, फिर कहते हैं मेरा लेना देना नहीं, मैं तो निर्माण समिति का मुखिया हूं। लेकिन जैसे ही खबर आती है कि निर्माण समिति में भी करप्शन हो रहा है, तो फिर अचानक वो घूम घूम कर टीवी चैनलों पर इंटरव्यू देकर सारा ठीकरा चंपत राय पर प्रत्यक्ष तौर पर और इनडायरेक्टली मोहन भागवत पर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नृपेंद्र मिश्रा की इतनी बड़ी हैसियत हो गई है कि बिना वो नरेंद्र मोदी के निर्देश के वो इस तरह के काम कर सके? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है शिव जी। संतोष जी, सवाल तो ढेर सारे हैं आरएसएस और बीजेपी पर, सवाल ढेर सारे हैं मोदी और शाह पर, योगी आदित्यनाथ पर। पहला सवाल तो यही है कि आज इस्तीफा हो गया, सार्वजनिक हो गया, इस्तीफा मंजूर करने वाला आदमी कोषाध्यक्ष है और उसी कोष में ये सब लफड़ा हुआ है। मतलब आप कैसे मान सकते हो कि जिस घर का मुखिया, पूरा सिस्टम आरोपित है, उस घर का मुखिया कह रहा है कि नहीं नहीं, चाचा का इस्तीफा हमें दे दो, और चाचा से काम छीन लेते हैं। ऐसा नहीं चल सकता। इस्तीफे पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है, न प्रेस रिलीज पर हस्ताक्षर है। नहीं शिव जी, अभी तो हमने जो किया था, तो मुझे ये लाइन मेरे दिमाग में नहीं आई, कई बार मिस कर जाते हैं हम लोग।
एक बड़ा दिलचस्प बात है कि शिक्षा मंत्रालय में घोटाला घपला धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार नहीं। ऑपरेशन सिंदूर का इतना बड़ा सच राजनाथ सिंह ने छुपा लिया, उसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिम्मेदार नहीं। हम इस्लामाबाद, कराची, लाहौर सब पर कब्जा कर लिए और फिर भी अपना तिरंगा नहीं फहरा पाए, इस काम के लिए इस देश के बयान बहादुर एंकर जिम्मेदार नहीं। तो राम मंदिर में जो चढ़ावे में चोरी होगी तो उसके लिए चंपत राय बेचारे कैसे जिम्मेदार? बल्कि तो मैं कह रहा हूँ कि चंपत राय नहीं, उनके ड्राइवर का नाम क्या है, टिन्नू यादव या कुछ समथिंग है, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मछलियों को सजा क्यों देना? अगर आप असली मछली नहीं पकड़ सकते, अगर आप मगरमच्छ नहीं पकड़ सकते, आज 8 जगह पर एक साथ छापा मारा गया, थोड़ा बहुत बरामदगी भी दिखाई गई है। क्या लगता है कि किसी के पास बहुत ज्यादा कैश होगा तो इतने दिनों तक वो अपने घर पे रखा रहेगा क्या शिव जी? और अब सबसे बड़ी बात, जितने बड़े बड़े पत्रकार चंपत राय की पीआर टीम का काम कर रहे हैं, उनको बता दूं, मोदी और शाह की टीम लोग बड़ी गहराई से निगरानी बनाए हुए हैं। अब आप 2 नावों में सवारी नहीं कर सकते। अब तो बाकायदा सोशल मीडिया पर किसी ने लिख दिया कि बताइए भाजपाई पत्रकार भी चंपत राय की आलोचना कर रहे हैं। अब पत्रकार भी भाजपाई हो गए। दरअसल एहसान जताया जा रहा है कि अरे इतना कुछ दे दिया तुम्हें, नौकरी दिलवा दी, कहीं एंकर बना दिया, कहीं रिपोर्टर बना दिया, कहीं बीट अच्छी दिलवा दी, फिर भी तुम चंपत राय की आलोचना कर रहे हो। तो मैं उनको बता दूं, वो भाजपाई पत्रकार है, इसलिए वो चंपत राय की आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से उनको कहा गया है। और आप इसलिए चंपत राय को डिफेंड कर रहे हो क्योंकि आपको आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने कहा है। लेकिन अब आरएसएस और बीजेपी दोनों एक ही नहीं है, दोनों एक ही नाव नहीं है। तो ऐसे लोग जो है उनको मैं कहूंगा कि आप पाला तय कर लो। कल आपके पास मौका था, आपने डेमोक्रेसी और बीजेपी में से एक को चुना, आज आपके पास फिर वही दो रहा है, बीजेपी और आरएसएस में से किसी एक को चुन लो। जिसके पाले में खड़े होंगे दूसरा तुम्हें त्रस्त करता हुआ नजर आएगा। ये एक बड़ी अजीब सी लड़ाई छिड़ गई है, क्योंकि ये कब्जे की लड़ाई है, ये सैकड़ों हजारों करोड़ की लड़ाई है, ट्रस्ट में जितना चढ़ावा आ रहा है उन सब की लड़ाई है। और जिस तरह से मंदिर बनाया गया, उसकी गुणवत्ता, बाकी तमाम सवाल उठ रहे हैं। इन तमाम सवालों के बीच में ये सबसे बड़ा सवाल है कि अब तीसरा आदमी कौन होगा शिव जी? मोदी के करीबी नृपेंद्र मिश्रा ने बोल दिया, शाह के लाडले कैलाश विजयवर्गीय ने बोल दिया। अब तीसरा नेता कौन होगा जिससे संघ को आईना दिखवाने की कोशिश की जाएगी? चौथा नेता कौन होगा? क्योंकि संघ ने भी लंबी चौड़ी लिस्ट भेजी हुई है कि मंत्री में इसको बनाओ, इसको बनाओ, इसको बनाओ। नितिन नवीन के लिए लंबी चौड़ी लिस्ट भेजी हुई है, उनको उपाध्यक्ष भी में से भी अपने कुछ लोग चाहिए, महासचिव में से भी अपने लोग चाहिए, सचिव में से भी अपने लोग चाहिए, प्रवक्ता में से भी अपने लोग चाहिए, आईटी सेल में भी अपने लोग चाहिए, और कुछ लोगों को तो उन्होंने यूपी बीजेपी की टीम में भी घुसा दिया है। लेकिन मोदी शाह का सिंपल फंडा है, आपको जो चाहिए वो लेते रहो, लेकिन जैसे ही हमारी कुर्सी पर नजर डालोगे, जैसे ही गुजराती लॉबी पर नजर डालोगे, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और चंपत राय उसका परफेक्ट एग्जाम्पल बनकर उभरे हैं शिव जी। अब संतोष जी, एक्टर और खिलाड़ी और दर्शक ये सब तो बाद की भूमिका है। इस देश को गुमराह करके इन्होंने सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन विश्वास नहीं जीत पाए। आज इनके सोशल मीडिया पर जाओ तो वहाँ इनकी बुरी हालत है, सब जगह बुरी हालत है। और पता नहीं ज्ञानेश कुमार को वोट कहाँ से मिल जाते हैं और वो इन्हें सब जिता के प्रमाण पत्र दे देते हैं। मैं तो भाई सवाल इसलिए नहीं कर सकता कि मैं सवाल करूंगा तो कहा जाएगा तुम कौन होते हो सवाल करने वाले, सवाल विपक्ष करता, बिल्कुल बात जायज है। लेकिन इतनी बुरी हालत के बाद भी इतनी विकराल जीत को मेरे गले नहीं उतरती संतोष जी, बाकी सब लोग जाने। मैं तो बस एक बात कहूंगा कि जब भाजपा का इतना विकराल स्वरूप चल रहा है और भाजपा को सब पसंद कर रहे हैं, तो भाजपा एक बार ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करा ले। और मैं मानता हूं कि सबका जो एक तो जो अविश्वसनीयता चल रही है वो और ये सब बदल जाएगा और सबका साफ बात हो जाएगी। जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का भी निराकरण हो जाएगा। रोज सवाल होते हैं, वो सवाल खत्म हो जाएंगे। और मोदी है तो इसके लिए ये 2 मिनट का काम है कि चुनाव आयोग को बोलना है कि इस बार का उत्तर प्रदेश का चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से करा दो। और उस दिन ये लगेगा कि देश में मोदी का स्वरूप कितना जमीन तक बैठा हुआ है, भाजपा की और आरएसएस की जड़ें कितनी गहरी है, ये साबित हो जाएगा। फिर सारे उसमें तो शिव जी एक अपडेट देता हूं दर्शकों को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की धरती पे तो है नहीं,
कायदे से अगर कोई राम भक्त होते सही मायनों में, तो भगवान राम के मंदिर में चोरी होगी, सबसे पहले वहीं चले जाते वो और वहां जाके इस बात को इंश्योर करते कि दूध का दूध, पानी का पानी हो, तमाम दोषियों को सजा मिले। लेकिन प्रधानमंत्री जी विदेश फिर रवाना हो गए हैं और वो रविवार को सेशेल्स में उनको वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया है और हमें ये बताया जा रहा है कि अब तक 34 हो गए हैं पूरे शिव। वो एक फिल्म आई थी एनकाउंटर वाली, अब तक 56। तो मोदी जी को अब तक 34 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है, लेकिन इन 34 देशों के सर्वोच्च सम्मान को हासिल करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वजह से सत्ता में है, उन भगवान राम का सम्मान वो नहीं रख पाए। चोरी हुई, लूट हुई, डकैती हुई, सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें भी वो राजनीतिक लाभ हानि देखकर फैसला कर रहे हैं। अगर इससे परे वो होते तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे-सीधे कहते कि सिर्फ उन 8 या 9 लोगों के खिलाफ क्यों, ये जो ट्रस्ट के लोगों के नाम आए हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हो गई? अब लोग कहेंगे प्रधानमंत्री जी को कैसे पता? अरे योगी जी ने पूरी एसआईटी की रिपोर्ट भिजवाई है शिव जी। पूरी जो एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट थी 20 पन्नों की, वो मोदी जी ने पढ़ी है, तो उनको इस पर कार्रवाई करवानी चाहिए, लेकिन कार्रवाई उन्होंने नहीं की। मैं तो सिर्फ इतना अपने नागरिकों से, अपने दर्शकों से कहूंगा कि मोदी एंड कंपनी है चंपत राय के बहाने भागवत एंड आरएसएस कंपनी की पोल खोलने में लगी हुई है। लेकिन आप आगे बढ़कर बताइए कि वो तो बेनकाब हो ही गए, लेकिन क्या आपको आज की तारीख में भी इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके गृह मंत्री अमित शाह पर भरोसा है? राजनाथ की बात नहीं करूंगा, राजनाथ तो बेनकाब हो गए। सदन के अंदर झूठ बोलने का रिकॉर्ड कम से कम राजनाथ जैसे नेताओं को नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन क्या करे, बेटे को राजनीति में सेट करना भी मजबूरी है। तो राजनाथ तो बेनकाब हो गए, लेकिन अब देश की जनता ये बता दे कि भाई मोदी साहब पर उनको भरोसा है या नहीं है? अब सबके पर्दे खुल गए हैं। बस जनता से मेरा ये सवाल है एक अंतिम, आप बताइए कि मंदिर की जो दान चोरी हुई है उसमें आपको किसकी भूमिका लगती है? आरएसएस, बीजेपी या आरएसएस और बीजेपी दोनों की या विपक्ष की? कोई सोची समझी साजिश तो नहीं है? हमें जरूर लिख भेजिए। संतोष जी, इस खबर को यहीं विराम देंगे। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।